आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पावर एंड एनर्जी। सिंपल सी वही कहानी है जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बस छोटी छोटी चीज़ों की फॉर्मुलेशन बतानी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी आती है, एसी या डीसी? एसी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, टीवी चलाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो लास्ट में महीने के एंड में कुछ आता भी है, बिल आता है ना, जिसको देख के इन दिनों तो पापा के भाई साहब दिल की हार्ट बीट चलती रहती है, बट वो कहते कुछ नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो एसी में, बट हम पढ़ते कोई ना कोई वेब सीरीज चल रही होती है हमारी, मजे आ रहे होते हैं। आजकल फैमिली मैन 2 है ना, उसमें ज़्यादा हिट में है। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं हम लोगों को उस चीज़ से, बट जो ये बिल हम भरते हैं, ये किस चीज़ का बिल भरते हैं हम लोग? करंट का बिल भरते हैं, पावर का बिल भरते हैं, एनर्जी का बिल भरते हैं, या इक्वल डिफरेंस का बिल भरते हैं? एनर्जी। मीटर कभी देखा है, कभी देखा नहीं होगा। आज जैसे ही यहाँ से जाओ ना, सुन लो भाई, आज जैसे ही यहाँ से नीचे उतरो ना, बिल्कुल दरवाजे से बाहर निकलते लेफ्ट हैंड साइड में 2 मीटर लगे हुए हैं। जरूर देखना है एक बार, कुछ भी नहीं करना, बस उसमें ये देखना है जो यूनिट लिखी रहती है, दैट इज KWH, किलोवाट आवर। अभी KW तो होगी किलोवाट, वोट किसकी यूनिट होती है? पावर। आर किसकी यूनिट होती है? टाइम। तो बेसिकली जो ये पावर इनटू टाइम, ये पावर इनटू टाइम होता क्या है? एनर्जी। तो रियलिटी में हम जो बिल भरते हैं ना, दैट इज ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होता है? किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर का मतलब समझो कि 1 किलोवाट बोले तो 1000 इंटू आर को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 3600। तो 1000 इंटू 3600 का मतलब 36 इंटू 10 की पावर 5। आई नहीं थे बच्चों को तो समझ में? हमारे जो मीटर पे लिखा रहता है ना, वो ये लिखी रहती है ना यूनिट, KWH। किलोवाट तो यूनिट, वोट तो यूनिट हो गई पावर की, H यूनिट हो गई टाइम की, सेकंड में कन्वर्ट करो, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब समझ इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1000 वोट का कोई भी अप्लायंस, मे बी आपके पास लाइट हो, मे बी आपके पास फैन हो, मे बी आपके पास गीजर हो, इट मे बी एनी डिवाइस, 1 घंटे तक अगर चलाते हो 1000 वोट का कोई भी डिवाइस और 1 आवर के लिए चलाते हो, तो जो वो यूनिट कंज्यूम करता है ना, वो 1 यूनिट होती है। और या तो हमारे घरों में यूनिट वाइज सिस्टम आता है कि 200 यूनिट कंज्यूम हो गई, 500 यूनिट कंज्यूम हो गई, 1000 यूनिट कंज्यूम हो गई, 2000 यूनिट कंज्यूम हो गई। और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया वाइज डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसा कनेक्शन लिया है, सिंगल फेज या 3 फेज। सिंगल फेज जो हमारा नॉर्मली घरों में चलता है, 3 फेज जो कमर्शियल यूज में आता है, फैक्ट्री वगैरह या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, वो 3 फेज यूज करते हैं क्योंकि उन पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इतनी एनर्जी यूज करते हैं ना 1 आवर में, तो उसको ही 1 यूनिट है। अब वो यूनिट जो है, अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 रुपए का बिल वो चलता है, 5 साढ़े 5 रुपए है ना, 5.5 रुपए के आसपास है एक बिजली, 1 यूनिट का। सो अगर मैं ऐसी एनर्जी यूज करूँ, महीने में मैं कितनी यूनिट्स यूज कर लेता हूँ? मान लो 100 यूज कर ली, तो 100 इंटू 5.5 कर दो, तो हमारा बिल है 1 महीने का। गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में खुद सोचो, सर्दी के दिनों में हम लोग ना तो मतलब एसी नहीं चलाते, पंखा नहीं चलता, कोई भी चीज़ें नहीं चलती। हाँ, कभी कभार गीजर यूज करते हो तो अलग बात है, हीटर वगैरह, हीटर नहाने के लिए गीजर या रूम हीटर यूज कर लेते हो तो एक अलग बात है। वैसे नहाते भी कहाँ सर्दियों में, महीना निकल जाता है, कोई टेंशन मत, झूठ मत बोलो। एक तो नहाते हो डेली, गर्मी में तो 2-2 दिन हो जाते तो नहाए, डीओ का यूज करते हो, बस सिंपल सी बात है। हाँ, तो वो कह रहा है डेली नहाते हैं, तो तेरी तो बात ही नहीं ना बेटा, तू तो एक्सेप्शन है ना, तू तो अलग ही है, तू तो महीने तो पानी से निकलते ही नहीं है। लेकिन गैस का गीजर है बेटा, एक बार बता ना, गर्मी में कौन गीजर के पानी यूज करता है? तू करती है क्या? मेरे घर में गैस है। चलो कोई नहीं, लिमिट जो भी बात है, ये बात हुई। अब मेरी बात समझ, जो एक एसी होता है ना, अब एसी सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है, और जो एसी होता है ना, वो अलग अलग वेरिएंट के होते हैं। जैसे आजकल 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार है, 3 स्टार है। 3 स्टार थोड़ा सस्ता मिलता है, हम लोग सोचते हैं छोटे ये ले लो, कायदा क्या कहता है, क्या लेना चाहिए? 5 स्टार। लेकिन 5 स्टार और 4 स्टार में भी ना कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है।
5 स्टार कब डिफरेंस देगा, जब अगर आप एक दिन में करीबन 18 से 20 घंटे इसे चलाते हैं तो आप 5 स्टार के साथ चले जाओ। अगर ऑन एन एवरेज हमारी 8 से 10 घंटे चलती है ना, कि भाई दिन में 2-4 घंटे चलता है, रात में 2-4 घंटे चलता है, तो आप लोग 4 स्टार के साथ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली वही एनर्जी का बिल आता है, इतना ज़्यादा नॉर्मल थोड़ा फर्क पड़ता है नहीं। 5 स्टार में तभी फर्क पड़ता है जब आपके पास 18 से 20 घंटे का एक दिन में चलने की उसकी कैपेसिटी होगी। भाई सर कम से कम 20 घंटे चलते ही चलता है इसी, फिर तो गो विद 5 स्टार। 5 स्टार एनर्जी कंज्यूम कम करता है, ऑब्वियसली एफिशिएंट ज़्यादा होता है, हीट लॉस वगैरह ज़्यादा होते नहीं है। ठीक है, अब ये बात समझा रहा हूँ, तो जितनी यूनिट्स आती चली जाएगी उतना आप लोग इसको यूज़ करते चलना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ। मान लो पहले हमारे वो पीले बल्ब आते थे, याद है ना, CFL तो आने लगी और CFL बहुत एनर्जी कम यूज़ के होते हैं, 15 वोल्ट 20 वोल्ट। पहले बल्ब आते थे, याद करो 100 वोल्ट 200 वोल्ट पीले वाले बल्ब। ये जो लाइट आपके पास दिखाई दे रही है ना ये सामने, ये 500 वोल्ट की है। 500 का मतलब समझ गए कि अगर ये 2 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है ना, 2 घंटे अगर चलेगी तो 1 यूनिट, यानी 5.5 रुपये का 2 क्लासेस में बैक टू बैक अगर क्लास लो तो 5.5 रुपये इसका बिल है एक अकेली लाइट का। सो इस घर में इस वाले रूम में अगर हम 2 पंखे चला रहे, लाइटें चला रहे, AC लगवा ले, वो लगवा ले, तो अगर मैं खाली एक रूम के बारे में बात करूं तो मुझे उसकी पावर पता होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन वो चलना है वो पता होना चाहिए। क्या मैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उस रूम का बिल निकाल सकता हूँ? एक दिन का इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पूरे का पूरा बिल पता लग जाएगा। तो क्या हम अपने घर में भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल के पापा को दिखा सकते हैं कि बाबा इस साल इस बार है ना, इस महीने बिल इतना आने वाला। पापा खुश हो जाएगा, भाई साहब गले लगा लेंगे, तुम्हें आंखों में आंसू उड़ा देंगे, क्या मेरा बच्चा इतना पढ़ता है। बट हमें आंखों में आंसू लेके आने नहीं है पापा की, क्योंकि हमें पता हमें कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में? अब देख तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी कोई डिवाइस लेने जाते हो ना उस पर रेटिंग्स लिखी रहती है। रेटिंग का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये अपना पीला बल्ब लेने गए हम लोग, पीला बल्ब लेने गए, ये पीला बल्ब है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, मतलब समझाओ 220 वोल्ट का मतलब क्या है? हाँ बेसिकली ये जो है ना 220 वोल्ट, ये हमारे घर में जो लाइट आती है ना, रियलिटी में जो लाइट आती है वो ये आती है बच्चों, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हमारे जो घर में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज आती है, जिसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट जाती है। बट जब हम इसका एवरेज करते हैं ना तो वो अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट आती है। अब ये मतलब समझ इसका 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज 100 वोल्ट का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगाता हूँ तो ये 100 वोल्ट की एनर्जी आपको देता है। समझ में आ गया? सबकी ऐसी रेटिंग्स लिखी रहती है। कहीं भी आप लोगों को देखा होगा करंट भी लिखा रहता है कि इतने एम्पियर का करंट इसको चाहिए होता है। जब आप लोग अपने ये चार्जर वगैरह यूज़ करते हो तो चार्जर में देखना कभी भी उसमें सब चीज़ें लिखी रहती हैं, इतने वोल्ट DC, इतने एम्पियर का करंट, सब चीज़ चाहिए होती है और 220 वोल्ट पे लगा सकते हैं। अब याद करो आप लोगों ने अगर अभी से ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी कि पहले US के फ़ोन इंडिया में नहीं चलते थे, इंडिया के फ़ोन US में नहीं चलते थे। मैं बताता हूँ, आजकल तो जैसे ग्लोबल सिस्टम हो गए ना, ग्लोबल सिस्टम हो गए तो जब कभी भी आप किसी 5 स्टार होटल में जाओगे ना तो यू विल रियलाइज कि वहाँ पर है ना, जैसे ये अपने पास एक स्विच है और स्टैंडर्ड है हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है। हमारी जितनी भी अप्लायंसेज है छोटे से लेके बड़े से बड़े तक 220 वोल्ट का ही ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, इवन पूरी की पूरी एशियन कंट्रीज में। बट जैसे हम US वगैरह की बात करें तो वहाँ पे जो एनर्जी है ना वो है 110 मतलब कॉमा 60 हर्ट्ज, यानी वहाँ की जो डिवाइसेस बनाई जाती है वो 110 वोल्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। सोच वहाँ से एक बल्ब लेके आ जाओ इंडिया में और इंडिया का एक बल्ब लेके चले जाओ US में, क्या जो US का बल्ब US में पावर दे रहा था वही बल्ब इंडिया में आने के बाद वही पावर देगा या नहीं देगा? अभी मैं बता दूंगा, न्यूमेरिकल कराते हैं बहुत सारे। इंडिया के बल्ब को यहाँ पे ग्लो कराओ और वहाँ पे लेके चले जाओ तो क्या वो बल्ब रहेगा या फूट जाएगा? बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी रेटिंग्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे लिए जितने भी अप्लायंसेस बनेंगे वो इस वाली फ्रीक्वेंसी, इस वाले पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि भाई इतना चाहिए होता है। अच्छा एक बात और बताओ, सिंपल सी बात बताना है, जब हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी, ये हमारे पास मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है Q, इसका पोटेंशियल 0 भी मान लो,
ये बोलो जीरो, ये बोलो वी। अरे बोलो भाई, अगर ये सब है तो इसके पास एनर्जी बोलो जीरो। यहाँ पर इस ए पॉइंट पर एनर्जी बोलो और बी पॉइंट पर एनर्जी बोलो। ए पॉइंट पर एनर्जी बोलो क्यू इंटू वी जीरो, यहाँ पे एनर्जी बोलो क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे एनर्जी क्यू वी आई, तो ये एनर्जी दी किसने? बैटरी ने। ये एनर्जी दी किसने? सो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ना, ध्यान से देख, पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अरे पावर होती क्या है? तो पावर दिस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ से यहाँ तक आने में चार्ज को मान लो टी टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसके पास एनर्जी कितनी है? यहाँ पे जीरो एनर्जी थी, यहाँ पे क्यू वी एनर्जी है। तो एनर्जी देख कितनी होगी? क्यू वी बाई टी। नहीं आया बच्चों? क्यू टी क्या है? करेक्ट। तो पावर का फॉर्मूला देखो V इंटू, पावर का फॉर्मूला देखो V इंटू। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इस रजिस्टर में I करंट जा रहा है, यहाँ पे R है, इसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I R। अरे हाँ है ना बोलो बच्चों? V इक्वल्स टू V की वैल्यू को यहाँ पे रख दो I R। तो पावर का फॉर्मूला क्या बच गया? I स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू निकालो, V बाई R रखो यहाँ पर, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो रियलिटी में पावर के तीन फॉर्मूले आपने देखे, एक कौन सा V इंटू I, एक कौन सा I स्क्वायर इंटू R, एक कौन सा V स्क्वायर बाई R। लेकिन बात ये आती है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। टेंशन मत ले, सोच अगर सीरीज वाला कुछ कॉम्बिनेशन आ गया तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट। तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी I स्क्वायर इंटू R कब यूज करेंगे? जब चीजें सीरीज में कॉम्बाइन, सीरीज में दिखता हुआ दिखाई दे जाएगा, हाँ जी ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है। और जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर बाय R क्यों? अब कॉमन सेंस की बात बताइए, I स्क्वायर इंटू R, पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू R। अगर बहुत सारे बल्ब मैंने सीरीज में लगा दिए, बहुत सारे बल्ब मैंने सीरीज में लगा दिए, तो सीरीज में लगने से एक तो चीज समझ में आ गई कि करंट सब में सेम जाने वाला है। करंट सब में सेम जाने वाला है तो I को कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जिसमें जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे ज्यादा। अरे पावर का फॉर्मूला बच्चों ये बना ना I स्क्वायर इनटू R। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इफ I इज कांस्टेंट, और I कांस्टेंट किस में रहेगा? तो मैं बोल सकता हूँ ना, सीरीज में जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी पावर सबसे ज्यादा। पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल में बोलो क्या चीज सेम? तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R इन केस ऑफ V इज कांस्टेंट। तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर कंजप्शन सबसे कम। नहीं आया बच्चों? यानी वो पावर डिलीवर सबसे कम करने वाला। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? अब जब ये चीजें समझ में आ गई ना, तो देखो ये रेटिंग का मतलब समझाता हूँ। रेटिंग का मतलब समझ, यहाँ पे ये क्या गिवन है? P, ये क्या गिवन है? V। यानी जिस भी अप्लायंस की रेटिंग आपको पता लगी, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इसका रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। देख P पता है, V पता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय R। P भी पता है, V भी पता है, R बेसिकली जो भी ये फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट। अब सोच जिस भी मटेरियल का ये फिलामेंट बनाया गया है 220 वोल्ट पर, तो वो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं, ध्यान रखना, चाहे तुम इसको चेंज करो ना करो, क्योंकि जब एक बार डिवाइस बन जाती है, जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिवाइस को बनाया जाता है, तो थ्रू आउट वो रेजिस्टेंस इसका रहने वाला है। तो अगर हमें पावर रेटिंग मिल गई ना, किसी भी डिवाइस की रेटिंग हमें पता लगी, वोल्टेज पता लग गया, ये पता लग गया, तो मुझे उसका रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालना है। बोलो ये दो तीन चीजें समझ में आई आपको? एक चीज एक तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? V इंटू I। पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू R, और पावर का फॉर्मूला, सोचो बच्चों, अगर करंट इन दिस सर्किट कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से बोला गया कि ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करंट चल रहा है 2 एम्पियर, बताओ पावर कंज्यूम इन 2 सेकंड, या एनर्जी बताओ, एनर्जी कंज्यूम इन 2 सेकंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। ऐसे मत देखो भाई, पावर इनटू, तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो I स्क्वायर R इनटू T। बट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये वाला फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ I इज कांस्टेंट। सो I की वैल्यू कांस्टेंट है 2 एम्पीयर, अब ये आ जाए I की वैल्यू 2T है या 3T है या कुछ भी, I की वैल्यू 2T है, अब बोला गया एनर्जी कंज्यूम बताओ 2 सेकंड में, क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है ये
अब इस पावर को मैं डी बाई डी टी लिख सकता हूँ, ऐसे ना? तो पावर दिस इज नथिंग बट डी बाई डी टी डिवाइडेड डी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू, तो पावर का फॉर्मूला देखो आई स्क्वायर आर इनटू, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई? 2 सेकंड में पूछा गया तो 0 से 2 इसकी इनिशियल लिमिट हो गई, आई की वैल्यू कितनी होगी 2t, आर की वैल्यू 2 और dt रखो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर। अब ये वर्सेटाइल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि डी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज, बोलो जल्दी, ये डी आ जाएगा, डी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा आई स्क्वायर आर इनटू dt। इन केस अगर आई कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं आई स्क्वायर आर इनटू टी। अब रियलिटी में ये फॉर्मूला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसका लॉजिक अभी बता देता हूं, बट यूज कहां करने वाले हैं हम लोग आज से करीबन 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना बच्चों वो वेरिएबल आती है। देखो ये सप्लाई है मेरे घर में ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये तो वोल्टेज है, और आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मेरे पास करंट है। देखो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, आई भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। तो अगर कोई मेरे से पूछा जाए कि एनर्जी कंजप्शन निकालो, तो मैं उस घर में अपनी जो बिजली का बिल निकालूंगा, उस केस में मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। बट वहां पर भी इंटीग्रेशन का यूज करने से बचने के लिए वी हैव टू डिफाइन ए आरएमएस वैल्यू, और वो क्या होता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बड़ी बात इतना समझ में आया? सोच अगर मैं इसी करंट की जगह i इक्वल टू 2t की जगह i का फंक्शन ये दे दूं i नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, और मैं बोल दूं 0 से t टाइम में मुझे बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम करे, क्या आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते क्या? इसका क्या बनने वाला है देखो ध्यान से, i का फंक्शन रखो i नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t r इनटू dt। i नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन आता है कैसे बताओ? 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t बाई 2, साइन स्क्वायर ओमेगा t को खोलने का तरीका ये है, बस रखेंगे विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ इतना कर सकते हो क्या? पक्का या करके दिखाओ? कर लोगे ना? सिंपल सी बात है। अगर आपके लिए ज्यादा, अभी मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे सेम न्यूमेरिकल करने वाले ऑल्टरनेटिव करंट, अभी के लिए बिल्कुल कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बट इन केस अगर आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर मेरे पास वेरिएबल करंट आ जाए तो मैं इंटीग्रेशन से भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, आप सुनो, मान लो हम लोगों ने इंडिया में जो सप्लाई है वो देखो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और जो यूएस में सप्लाई है हाँ 110 60 हर्ट्ज। अब एक कंपनी ने इंडिया में बल्ब बनाया और एक कंपनी ने यूएसए में बल्ब बनाया, ठीक समझना आराम से। ये बल्ब है अपना इंडिया का और रेटिंग है 100 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक। ये अपना यूएस का बल्ब है 110 वोल्ट और 100 वोल्ट, मतलब समझ में आ गया? इसको 220 पे लगाएंगे तो 100 वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये इतनी वोल्ट की एनर्जी देने वाला है। अब क्या हुआ, इंडिया वाला बंदा उसका माइग्रेशन या उसकी कंपनी ने ट्रांसफर करा दिया इधर, और इसकी कंपनी ने ट्रांसफर करा दिया इधर, दोनों कंज्यूज सामान के साथ साथ बल्ब भी लेके आ गए। कह रहा मैं नहीं छोड़ू, 50 रुपये का बल्ब 100 रुपये का बल्ब जो भी है जाएगा तो इसको भी रख ले। तो ये वाले ने फ्लाइट पकड़ी, ये बैक टू यूएसए, और ए वाले ने फ्लाइट पकड़ी बैक टू इंडिया, ठीक। अबे चुप रहे भाई, जो भी है बन गया। अच्छा अब मैं एक बात बताऊं, जब हम लोगों को ये रेटिंग्स मिली, हम एक चीजें समझ में आई कि भैया इसका आर निकाल लो और इसका आर निकाल लो, वोल्टेज चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगा, बट डिवाइस का क्या चेंज नहीं होगा। बोलो इसका रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाय R, बोलो बच्चों V स्क्वायर बाय R, नहीं V स्क्वायर बाय P, P का फॉर्मूला होता है ना V स्क्वायर इनटू R, सर R हो गया P स्क्वायर बाय P। हाँ तो वेरी गुड, V स्क्वायर बाय आ जाओ, V की वैल्यू देख 220 इनटू 220 डिवाइडेड बाय 100, ये रेजिस्टेंस आ गया इसका। इसका रेजिस्टेंस देखो
छोड़ो ना, आ जाओ। 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय, चलो अब सुनो, जब ये बल्ब 220 वोल्ट पे लगाया गया तो देखो पावर कितनी डिलीवर करेगा। अब यूएस वाला बल्ब इंडिया में यूज कर रहे हैं अपन, आ जाओ। यूएस वाला बल्ब कहाँ यूज कर रहे हैं? इंडिया में। देखो क्या करा, अब उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बच्चों, रेजिस्टेंस अभी भी वही है। और इंडिया में सप्लाई कितनी है? तो पावर देखो V²/R यानी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू रख दो 11 इंटू 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना आया बोलो यहाँ पे पावर कितनी? ठीक, उधर देख, अब यहाँ पर इंडिया वाले को लगा रहे हैं यूएस में, आ जाओ। तो यहाँ पे पावर देखो V² बोले तो ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस ये रहा 220 इंटू 220 इंटू 100, काटापीटी करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 पे ये गया, 5 पे ये गया, 5 पे तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई देखो बच्चों। ठीक, इंडिया का जो बल्ब 220 वोल्ट लगाने पे 100 वोल्ट की पावर दे रहा था, वहां पर देखो कितना दे रहा है 25 वोल्ट। जलेगा तो जरूर, बट क्या उतनी पावर देगा क्या? नहीं। पर क्या पावर उसकी रेंज में है? हाँ, तो वो थोड़ा ग्लो डिम करेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा डिम करेगा, बस फटेगा, एकदम फट जाएगा। बात समझ में? तो देखो ये रेटिंग्स का फर्क होता है। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस थी जब यूएस की चीजें यहाँ डायरेक्ट लेके नहीं चला सकते थे, यहाँ की चीजें वहाँ डायरेक्ट लेके चला लेते थे, बट उतना प्रोडक्टिव नहीं लगता था जिस लेवल पे वो चीजें बनाई जाती थी। फिर जब भी आप किसी अच्छे होटल में जाओगे 5 स्टार वगैरह में, तो यू विल रियलाइज कि जैसे आपके पास स्विच होते हैं ना, वहाँ पे दोनों सप्लाई दिखाई देगी आपको, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का भी और 110 60 हर्ट्ज का भी। यानी अगर आप फॉरनर हो और आप उस वाली कंट्री से हो जिसमें ये सप्लाई है, तो आप अपना लैपटॉप फोन वगैरह इसमें लगाओ चुपचाप, आपका फोन चार्जिंग हो जाएगा विदाउट एनी केस, विदाउट एनी वो तो जो भी उसमें डिफेक्ट आएगा। इंडिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अब आजकल का जो सिस्टम है वो ग्लोबल बनता जा रहा है, तो वो ऐसी फॉर्मुलेशन कर देते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके मामा चाचा फूफा फूफी जब यूएस से आते हैं तो अब उनको कोई दिक्कत आती है, वो हमारी सप्लाई में फट लगाते हैं प्लगिंग और चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्लोबल सिस्टम के कारण धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। बट स्टार्टिंग में इन चीज़ों का बहुत दिक्कतें आई थी कि वहाँ के लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे, यहाँ के लोग वहाँ यूज़ नहीं कर सकते थे, प्रोडक्टिव नहीं होता था। और एग्जाम्पल हमने देखा भी है कि यूएस वाला बल्ब इंडिया में आकर फूट जाएगा और यहाँ वाला बल्ब इंडिया वहाँ यूएस में जाके लोग कम करेगा, यानी इंडिया इज द बेस्ट। फूटेगा तो रोशनी तो जरूर देगा। अब बात समझ में आ गई? अब सिंपल सी बात समझो मेरी बात, जब भी ये बल्ब वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, अब मैं बताऊं कैसे, जैसे मैं इंडिया में 3 बल्ब ले लो अलग अलग वोल्ट के, जैसे 220 वोल्ट तो फिक्स रहेगा इंडिया के लिए, एक 100 वोल्ट का ले लो, एक 50 वोल्ट का ले लो, एक 25 वोल्ट का ले लो, तीनों को सीरीज में लगा दो। बोला जाएगा बताओ इन तीनों में किसकी पावर सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा ब्राइट चमकेगा? तो ब्राइट वो चमकेगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब जो सीरीज में लगा है तो सीरीज में क्या देखेंगे हम? करंट सेम है, और सीरीज में अगर करंट सेम है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तीनों में से I² × R, तो पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब बात क्या है कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें देखो रेटिंग्स पता होगी, ये रेटिंग्स गिवन होगी, रेटिंग देखते ही मुझे उस डिवाइस का रेजिस्टेंस पता लग जाएगा V²/P से। ऐसे मत देखो भाई, देखो देखो देखो, मैंने 3 बल्ब लिए इंडिया में, ऐसे ही अब 3 बल्ब ले लेना यूएस में, तीनों को सीरीज में लगाना, यहाँ तीनों को सीरीज में लगाना, तीनों को पैरेलल लगाना, फिर तीनों को अलग अलग सीक्वेंस में लगा देना, किसी को सीरीज में किसी को पैरेलल में, मिक्स कॉम्बिनेशन, फिर देखना कैसे। और बतेरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बतेरे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी पूछा जाता है, बताओ कौन सा बल्ब फूटेगा कौन सा बल्ब नहीं फूटेगा, वो भी हमें समझ में आ जाता है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने 3 बल्ब लिया, 3 बल्ब को क्या मैं 3 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? काम खत्म मेरे लिए। क्या मुझे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट वोल्टेज निकालना आता है? ऐसे मत देखो, मुझे हर एक वोल्टेज के अक्रॉस करंट निकालना आता है। करंट पता लग जाएगा, उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, क्या मुझे उसके अक्रॉस पोटेंशियल पता लग जाएगा?
तो पावर के फॉर्मूले में ये दो तो चीज चलेगी, या तो आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाय आर, Yes, sir. और ये सब चीजें आती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये पावर वाले सिस्टम आएंगे ना, उनको कन्वर्ट कर लेना रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स में। हर एक बल्ब की रेटिंग गिवन होगी, उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, दूसरे की रेटिंग पता होगी, उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, तीसरे की रेटिंग पता होगी, चौथे की पता होगी, एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक बल्ब लिया 220 वोल्ट 100 वोल्ट, दूसरा बल्ब लिया मैंने 220 वोल्ट 50 वोल्ट, और तीसरा बल्ब लिया मैंने 220 वोल्ट 25 वोल्ट। तो देखो एक बल्ब ये हो गया बच्चों, एक बल्ब ये हो गया, और एक बल्ब ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा तीनों को सीरीज में लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं यहाँ से R1 निकाल सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. यहाँ से R2 पता लग जाएगा, यहाँ से R3। अब तो क्वेश्चन क्या बन गया तेरे लिए यार, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में तो तुझे I निकालना होगा, I निकाल सकता है। I पता लग गया, तो ये देखो, इफ I is constant in series, power is directly proportional to R। किसका R ज्यादा है? जिसकी पावर ज्यादा है। जिसकी पावर नहीं, जिसकी R ज्यादा उसकी पावर तो हमें निकालना है ना, कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है, अब हम उसका पता लगाते हैं हम V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर बाय P देखो, तो जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस, तो इसकी पावर सबसे कम है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो जब आप लोग पावर कंजप्शन लगाओगे तीनों को सीरीज में, तो सबसे ज्यादा ब्राइट ये ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। नहीं आया? फिर उससे कम ये, फिर सबसे कम ये। तीनों को पैरेलल में लगा देंगे तो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया। वोल्टेज में भी सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। और हमारे घर में स्टैंडर्ड वोल्टेज कितने, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट इसको पूरी की पूरी मिलेगी, तो ये 100 वोल्ट की एनर्जी देगा, ये 50 वोल्ट की एनर्जी देगा, ये 25 वोल्ट की एनर्जी देगा। तो पैरेलल में तो कोई लोड है ही नहीं। बात समझ में? अब ऐसे क्वेश्चंस बने जाते हैं बच्चों कि दो बल्ब लगा दिए सीरीज में, दो के आपस में पैरेलल में लगा दिए, ऐसे एक बल्ब ये लगा दिया, एक बल्ब ये लगा दिया, एक बल्ब ये लगा दिया, और एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी। सबकी रेटिंग्स गिवन है, बोला जाएगा बताओ कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करने वाला है। तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ क्या कि R हर एक के अक्रॉस क्या निकाल लो, I इंटू R कर देना, जिसके ज्यादा करंट होगा। मान लो ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 100 वोल्ट 220 वोल्ट, R। तो क्या हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में I नहीं निकाल सकता? तो जब सब आइडेंटिकल है, तो जिस वाले सर्किट में, जिस वाली ब्रांच में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। जिसमें कम करो वो करेगा फ्लो, वो कम ग्लो करने वाला नहीं है। समझ में? तो बताओ ये बल्ब वगैरह वाले न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कितने भी न्यूमेरिकल्स लगाओ, सिंपल सी है, देखना कि रेटिंग पता है तो R निकाल लो, उसको रेजिस्टेंस और वोल्ट वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझो, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब क्या? देखो मैंने ये बोला कि हमारे पास बैटरी है, ये माइक भी बैटरी से चलता है, फोन भी बैटरी से चलता है, घड़ी के सेल, घड़ी भी बैटरी से चलती है, लैपटॉप भी बैटरी से चलता है, गाड़ी भी बैटरी से चलती है, बाइक भी बैटरी से चलती है। मान लो सडनली गाड़ी वाली बैटरी खत्म हो गई, खराब हो गई, तो धानवी ने बड़ा दिमाग लगाया कि पापा अभी तो बैटरी पड़ी रही है, हम लोग कह रहे सर पापा हमारे सर ने बोला हुआ है कि बैटरी तो है, घड़ी के सेल निकाल दिए दीदी ने, 50 तो सेल इकट्ठे कर दिए, कह रहे पापा लो ये बढ़ गई बैटरी हमारी। सच्ची बताओ क्या गाड़ी स्टार्ट हो सकती है? गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, पापा स्टार्ट होगी। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी, जो इसने सेल का कॉम्बिनेशन करके बैटरी बनाई है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी विदाउट एनी, मतलब कोई हमारा इफेक्टिव प्रोडक्टिव लगेगा नहीं। सोच, इन केस अगर गाड़ी की बैटरी खराब हो गई और तुम्हारे पास ट्रक की बैटरी पड़ी है, तो चार्ज होगी, और आप सोचो कि मैं ट्रक की बैटरी का यूज करके गाड़ी की बैटरी स्टार्ट कर सकता हूँ, सारी वायरिंग्स जल जाएंगी आपकी। तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ कि किस बैटरी के अक्रॉस कितना लोड लगाऊं कि पावर मैक्सिमम आ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल।
बट एक एक लाइन का सॉल्यूशन होता है। एक बड़ी कॉन्सेप्ट समझ लो। पहली बात तो ये समझ में आई कि हर एक बैटरी के अक्रॉस हर एक लोड नहीं लगा सकता मैं। बैटरी को देख के या लोड को देख के मुझे बैटरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सबके घर में इन्वर्टर है। जब भी इन्वर्टर लेने जाते हो ना, तो इन्वर्टर वाला भैया आपसे सबसे पहले लोड पूछता है कि भैया आप क्या चाहते हो, लाइट जाने के बाद आपका एक फैन चले, 5 फैन चले। घर बड़ा तो हो सकता है भाई 10 आदमी रहने वाले, और एक अपना अपना घर हो, अपना अपना रूम हो, हर एक रूम में एक पंखा तो मिनिमम चलेगा। तो वो आपसे ना सबसे पहले लोड पूछता है। उसके बेस पे आपकी बैटरी को डिफाइन करता है, भाई आप ये वाली बैटरी के साथ जाओ, आप ये वाली के साथ जाओ, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लो। आपने देखा होगा कई घर में जब लोड ज़्यादा होता है तो वो डबल बैटरी लगा लेते हैं, देखा है ना। हाँ, नॉर्मली ये सब चीज़ें ना गांव में ज़्यादा होती है, क्योंकि गांव में लाइट की खपत बहुत ज़्यादा होती है और लाइट आती नहीं है गांव में। तो लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को चलाने के लिए वो 2-2 बैटरी का यूज़ कर लेते हैं, डबल बैटरी टाइप कि कभी मशीन चलानी होगी तो वो भी उससे चल जाएगी, टीवी भी चलता रहेगा उसके साथ, जो नॉर्मली काम है वो कर सकते हैं। तो रियलिटी में ऐसे ही होता है, हम अपने लोड के अकॉर्डिंग अपने डिवाइस लेते हैं कि हमें कैसा सोर्स चले कि हमारे ये वाले लोड का चलना स्टार्ट हो जाए। तो अब देखो, इनिशियली मान लो ये हमारे पास एक बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, डन है। इसके अक्रॉस जो भी मिलने वाला वो V है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे कितना लोड लगाऊं, दिस इज कैपिटल R, दिस इज लोड। अब ये लोड बच्चों कुछ भी हो सकता है, मे बी फैन हो सकता है, मे बी मशीन हो सकती है, इट में भी एनीथिंग जो भी आप यूज कर सकते हैं। कि ये कितना लोड लगाऊं, इस कैपिटल R की वैल्यू, या इसको लोड रेजिस्टेंस बोल लो, RL बोल लो, या कैपिटल R रिप्रेजेंट कर लो, व्हाटएवर जो करना है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। कि कितना लोड लगाया जाए कि इसमें से मैक्सिमम पावर मैं यूटिलाइज करूं। बात समझ में? जैसे धानवी ने जब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की बैटरी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, क्या प्रोडक्टिव था वो? बट सारे सेल्स भी डिस्चार्ज हो गए हमारे, और बैटरी भी कुछ टच से मस भी नहीं हुई बैटरी की, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोगों को चाहिए कि लोड के अकॉर्डिंग अपने बैटरी को देख के डिजाइन किया जाए। तो इसके अक्रॉस देखो कितनी पावर कंजप्शन होगी। तो पावर का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, सर्किट में आई कितना है जो भी है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया I² × R, I² × R। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिलीवर होनी है। I देखो, I इन द सर्किट कितना है, E/R + R। नहीं आया समझ में? पक्की बात? अब ध्यान से देख, E बैटरी तो यही है, E चेंज होने वाली नहीं है, R चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक ये बैटरी रहेगा उसका EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं। क्या चीज चेंज कर सकते हैं हम मैक्सिमम पावर को अटेन करने के लिए? ये भाई लोड अलग अलग लगा के देख सकते हैं ना, एक बार बल्ब लगाया, पंखा लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो बेसिकली मैं इस आर को चेंज कर सकता हूँ। तो यानी ध्यान से देख, पावर का फॉर्मूला क्या बना? पावर का फॉर्मूला बना I² I ये है, तो E² बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। ध्यान से देख, पावर किस पे डिपेंड कर रही है? लोड पे। और पावर अपन को चाहिए मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम आना चाहिए बाबू। dP/dR कर दो, और मैक्सिमा के लिए क्या करो, इक्वल टू 0। तो dP/dR करो, इक्वल टू 0 कर दो। यहां से जो भी लोड आएगा उतना लोड लगा दो आप, उस बैटरी से उतना मैक्सिमम पावर आप अटेन कर सकते हो। आउटपुट में बता देता हूं कि लोड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर। सॉल्व करके दिखा देते हैं, डिफरेंशिएट आता है करना। देखो ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो क्वेश्चन टूल लगेगा यहाँ। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन टूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, नेगेटिव न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आज जल्दी जल्दी करते हैं। इधर देखो, E² देखो, E² कांस्टेंट है, तो E² को तो मैं पहले ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करो, R प्लस R का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R प्लस R का होल स्क्वायर कांस्टेंट, R का विद रिस्पेक्ट टू R 1 into 1 माइनस R एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर R प्लस R की पावर 2 है, तो 2 नीचे, एक पावर का, तो 2 into R प्लस R, R का विद रिस्पेक्ट टू R 1 और छोटे R का विद रिस्पेक्ट टू R 0, क्योंकि छोटा R कांस्टेंट है। मैक्सिमा के लिए इक्वल टू 0 रख दो। ध्यान से देखो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इधर जाके खत्म,
तो ऊपर क्या बचा r प्लस आर का होल स्क्वायर, उधर जान लेके चले जाओ इसको, तो 2 इंटू आर, आर प्लस आर ने आर प्लस आर को मार देना, तो इधर बचेगा आर प्लस आर, इधर बचेगा 2r, नहीं आया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे बचा आर प्लस आर और इधर बचा, ध्यान से देख आर उधर जाके माइनस हो गया, तो आर मस्ट बी इक्वल टू, तो ये रिजल्ट आपको बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए। मैथ फिर क्या प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता, नेवर एवर, हमेशा इसका रिजल्ट ही पूछा जाएगा। रिजल्ट के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि मैक्सिमम पावर अगर आपको डिलीवर करना है तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस उसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब देख न्यूमेरिकल देख कैसे, मान लो ये हमारे पास, अब सुनना एक चीज हो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लोड क्या होगा सर, मैं तो ये कह रहा हूँ देख तुझे बैटरी का तो पता है ना, इसमें देख के बता बैटरी कौन सी है, ये नीचे वाली, और बैटरी का इंटरनल कौन है, ये वाला जो बैटरी के साथ एसोसिएट हो गया, तो लेफ्ट में या राइट में। बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस दिखाई दे वो सारे के सारे लोड, तो बेसिकली ये कंप्लीट लोड बन गया ना हमारे पास। मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये x ओम बोल दिया, और ये बोला x ओम, ये बोला गया 1 ओम और ये बोला गया 10 वोल्ट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट पावर कंजप्शन इज मैक्सिमम, तो करना कुछ भी नहीं है सर, इनको पैरेलल में सोल्व करो, सीरीज में, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन के बराबर है, वहां से सोल्व कर ले, x की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। नहीं आया, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है पावर कंजप्शन। हाँ, अगर एक्चुअली क्या होता है अभी याद है ये रिजल्ट आपको, 6 महीने के बाद क्या मैक्सिमम पावर है एकदम पता नहीं सर, तो यही क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्टिन्यूसली आपको उनके टच में रहना, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, रिवीजन जिस दिन ड्रॉप करते हो उसी दिन डाउन। बोलो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर कैंडिडेट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।